सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी के ह्यूमन एनाटॉमी वाले पार्ट पे। ह्यूमन एनाटॉमी का आज हम सारे डिजीज का जो है डिस्कशन करेंगे जो चैप्टर्स के लास्ट में दिए होते हैं। तो मेरा जो है आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सारे चैप्टर्स को पहले एक बार जो है रीड करके हैं ताकि जो सारे डिजीज जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम चैप्टर उठाते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें सबसे पहला डिजीज है जॉन्डिस। गाइज जॉन्डिस कब होता है? The liver is affected, skin and eyes turn yellow due to the deposit of bile pigments। मतलब जो लीवर जो है बाइल पिगमेंट जब बनाता है तो पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से लीवर तो इफेक्ट होता ही है, साथ ही साथ स्किन और आईज जो है येलो हो जाते हैं। उसके बाद है वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। मतलब माउथ के थ्रू जो है स्टमक का जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं वोमिटिंग बोलते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा है वहां पे वोमिट सेंटर होता है, वही जो है वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। वोमिटिंग से पहले हम लोग को कैसा फीलिंग होता है? नोजिया की तरह फीलिंग होता है और फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसिड्स वोमिटिंग। उसके बाद है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोवेल मूवमेंट। बोवेल मूवमेंट मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होते हैं, जो फेसेस होते हैं उस सब का जो मूवमेंट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं बोवेल मूवमेंट। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। जो हमारा फेसेस होते हैं, स्टूल होते हैं, उसमें जब लिक्विडिटी बढ़ जाता है उसे वो क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। और जब ये डायरिया होता है तो क्या होता है? हमारे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को जो है क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? द फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन, रेक्टम। तो जब उसी कोलोन में जो फेसेस रिटेन हो जाते हैं, वहीं पे डिपोजिट हो जाते हैं, तब कॉन्स्टिपेशन होता है। और किसके वजह से होता है? क्योंकि जो बोवल मूवमेंट है इरेगुलर तरीके से अकर होते हैं। इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जो फूड है अच्छी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है हमारे जैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके वजह से क्या होता है? लीड टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। अगर बहुत ही ज्यादा जो है एंजाइम का जो सिक्रेशन हो जाए तब भी इंडाइजेशन हो सकता है। एंजाइटी की वजह से, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड की वजह से भी जो है इंडाइजेशन हो सकता है। उसके बाद है मैरस्मस। मैरस्मस कब होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर इन एज। Protein deficiency impairs growth and replacement of the tissue proteins, extreme emaciation of the body and thinning of limbs। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है? जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? पतला होने लगता है, हमारे लिम्स जो है हमारे पतले होने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? बॉडी का जो स्किन है, स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड होने लगते हैं। ग्रोथ रेट एंड द बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। जो ग्रोथ का जो रेट है और जो बॉडी का जो वेट है धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट ये सब जो होता है, ग्रोथ रेट ये सब भी क्या होता है? धीरे धीरे रिटार्डिंग होने लगता है। गाइस क्वासी ऑर्गर भी इसी से रिलेटेड है, ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी है, बट इन अ चाइल्ड बट मोर देन 1 ईयर इन एज। ये भी वही करता है। इट शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स। इसमें मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे आदमी पतला होने लगता है। थिनिंग ऑफ लिम्स, फेल्यूर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। बट अनलाइक मैरस्मस, जैसे कि मैरस्मस में होता है उस तरह से इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कि सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर कुछ फैट अभी भी बचे रहते हैं। मोर ओवर एक्सटेंसिव एडिमा होता है एंड द स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। उसके बाद चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला है अस्थमा। ये किसके वजह से होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जब डिफिकल्टी आने लगता है तब अस्थमा होता है। कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और अस्थमा किसके वजह से होता है? जब हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं। उसके बाद आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच जहां पे एल्वोलर वॉल्स, जो एल्वोलाई के जो वॉल्स होते हैं क्या होता है? डैमेज हो जाता है। किसके वजह से? ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब जो एल्वोलर वॉल्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाए। मतलब CO2 ऑक्सीजन जो है अच्छे से जो है एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। और ये किसके वजह से होता है? डैमेज एल्वोलर वॉल्स। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। जो आदमी स्मोकिंग करते हैं उनके एल्वोलर वॉल्स जो होते हैं जनरली जो है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऑफ O2 एंड CO2 भी क्या होता है? उसका एक्सचेंज भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। गाइस अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये कब होता है? इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग
और स्टोन ब्रेकिंग, मतलब जो लोग इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जो ग्राइंडिंग या फिर स्टोन ब्रेकिंग का काम हो, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कॉप अप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर, अगर इसका लंबा एक्सपोज पड़ गया, गिव राइज टू अ इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, मतलब ये फाइब्रोसिस कर देता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। इसमें क्या होता है? सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, मतलब जो भी स्टोन ब्रेकिंग या फिर ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क लगा कर करना चाहिए, नहीं तो उनको फाइब्रोसिस हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। इसमें पहला डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? 120/80। इसमें 120/80 क्या है? इन दिस मेजरमेंट 120 क्या है? 120 mmHg, मतलब मिलीमीटर ऑफ द मर्करी प्रेशर। एक तरह का ये 120 mmHg इज एक प्रेशर है। और कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसको पंपिंग प्रेशर ही बोलते हैं। पंपिंग प्रेशर मतलब जिस प्रेशर से जो है वेंट्रिकल जो है हम लोग का जो ब्लड है पंप करता है, उसको बोलते हैं पंपिंग प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर। एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक यानी रेस्टिंग प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर जो है हमारा जो है वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90 और हायर, अगर 140/90 हो जाए और इससे भी ज्यादा हो जाए तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। गाइस अगला डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएडी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज में होता यह है कि इट अफेक्ट्स द वेजल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, मतलब जो भी वेजल्स जो है हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, वही वेजल्स क्या होते हैं? इफेक्टेड हो जाते हैं। किसके वजह से होते हैं? इट इज कॉज्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड द फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोवर, मतलब जो भी आर्टरीज हार्ट मसल्स तक ब्लड ले जाते हैं, वही आर्टरीज में क्या होते हैं? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू सब क्या होता है? जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद जो वेजल्स है, जो पाइप है, उसको क्या करते हैं? उसको पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड जो है अच्छा से पास नहीं कर पाता है। उसी डिजीज को बोलते हैं सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। गाइस अगला डिजीज है एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. गाइस इसमें तो अलग कंडीशन है। इसमें क्या होता है? इसमें तो हल्का सा चेस्ट पेन होता है, और इसमें होता यह है कि जो हार्ट मसल्स है उसको एक इनफ ऑक्सीजन, नो इनफ ऑक्सीजन, मतलब एक इनफ ऑक्सीजन जो है पहुंच ही नहीं पाता है। कहाँ पे? हार्ट मसल्स के पास। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वीमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन among the middle-aged and elderly. It occurs due to the conditions that affect the blood flow. ये blood flow को भी जो है इफेक्ट करता है। अगला डिजीज है हार्ट फेलियर। The state of the heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body, मतलब जितना बॉडी को जरूरत है उतना जो है ब्लड पंप कर ही नहीं पा रहा है हार्ट। इट्स समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स, क्योंकि लंग्स का जो है कंजेशन हो जाता है, इसीलिए इसको जो है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। यही इसका कारण है। कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट। ये कब होता है? जब हार्ट जो है स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट जो है बीट करना ही स्टॉप कर दे, मतलब हार्ट जो है धक धक करना जो है बंद करने, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। गाइस उसके बाद है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है? व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, यहाँ पे हार्ट का जो मसल्स है वही डैमेज हो जाता है बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई हम ज्यादा कर देते हैं तो हार्ट का जो अटैक हो जाता है। गाइस इन डिजीज को फिर से समराइज कर देते हैं। पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें होता यह है कि हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, और ब्लड सप्लाई करने वाला जो वेजल्स है, वही वेजल्स में जो है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छा से नहीं हो पाता है। इसमें है कि हार्ट मसल्स को अच्छा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हार्ट फेल्यूर में क्या है कि हार्ट जो है अच्छा से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो डिमांड है अच्छा से नहीं मीट कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या है कि इसमें हार्ट जो है स्टॉप करना बंद हो जाता है, बीट करना मतलब बंद हो जाता है। हार्ट अटैक में है कि हार्ट मसल्स ही क्या होता है? सडनली डैमेज हो जाता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से। गाइस अगला चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन।
इसमें पहला डिजीज है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। मतलब जब किडनी अच्छा से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि ब्लड में जो है यूरिया बढ़ जाता है। यह ध्यान रखिएगा, यूरिन में यूरिया नहीं, ब्लड में यूरिया। जब ब्लड में यूरिया का जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। ये क्या होता है? हाईली हार्मफुल होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? किडनी फेल्यूर। किडनी फेल्यूर को रीनल फेल्यूर भी बोलते हैं। इसकी वजह से किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। और अगर इन पेशेंट्स को ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज क्या है? हीमोडायलिसिस। उसको हीमोडायलिसिस किया जाता है। दूसरा बीमारी है रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली मतलब कि स्टोन्स या फिर इनसोल्यूबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जैसे ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी के अंदर स्टोन बन जाना रीनल कैलकुली बोलते हैं। अगला डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसी में जो है इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसी बीमारी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। गाइज अब आते हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका जो पहला डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। गाइज माइस्थेनिया ग्रेविस कब होता है? तो गाइज सबसे पहले बता दें कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि किसको इफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है, लीडिंग टू द, जिसकी वजह से क्या होता है? फटीग आने लगता है, वीकनिंग होने लगता है एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जब स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर एक जंक्शन होता है जो एसिटाइल कोलिन सबको जो है ट्रांसफर करवाता है। तो उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है? वही को उसी को इफेक्ट कर देता है। जब उसी को इफेक्ट कर देगा तो इसी डिजीज को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा डिजीज है इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये दोनों नाम थोड़ा सिमिलर टाइप लग रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। ये है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। या इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स का डीजनरेशन होता है और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से यह बीमारी होता है। अगला डिजीज है टेटनी। ये क्या होता है? रैपिड स्पाज्म या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड स्पाज्म मतलब कि जब मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, मसल्स जो इनवॉलेंट्री मूव करने लगते हैं, तो क्या होता है? इन मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड्स। जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो रैपिड स्पाज्म होते हैं, मतलब मसल सिस्टम में जनरली जो है क्रैम्प्स आने लगते हैं। उसके बाद है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। जितने भी हमारे जॉइंट्स है उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होने लगता है। उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। गाइज ये एक डिजीज, ये जो डिसऑर्डर है एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास। मतलब डिक्रीज्ड बोन मास, जितने भी हमारे हड्डी हैं उसमें असली में क्या होता है कि उसमें जो है छेद होने लगते हैं। डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। जब बोन मास डिक्रीज होगा, उसमें छेद होने लगेंगे तो फ्रैक्चर्स का चांस जो है बढ़ जाएगा। और फीमेल्स में एक और कारण होता है, जैसे कि उनका जो है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो लेवल है कम होने लगता है। ये भी एक कॉमन कॉज है, इज अ कॉमन कॉज किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। उसके बाद बीमारी है गॉट। गॉट क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। यहाँ भी था इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बट ये इसका मतलब है आर्थराइटिस, सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर बोल दिया कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से जो है एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के वजह से जो है जॉइंट्स में जो है इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो उसको बोलेंगे गॉट बोलेंगे। कई अगला 3 डिजीज जो है ये क्लास 11 का डिजीज नहीं है, क्लास 11 के एनसीईआरटी के बुक में ये नहीं है। ये है क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर से लिया गया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये 3। तो इसको भी आप जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अभी जो है अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गाइज पहला है डाउन सिंड्रोम। गाइज ये सबसे पहले बता दें कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जीन में वेरिएशन की वजह से होता है ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे डिप्लॉइड सेल में जो है 23 पेयर जो है क्रोमोसोम होते हैं, तो जो 21st पेयर जो है, मतलब जो 21वां पेयर है वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एडिशनल कॉपी हो जाता है, 2 के जगह 3 हो जाता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगडन डाउन। मतलब इन साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन और उन्हीं के नाम पे जो है इस डिसऑर्डर का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम, जो कि 1866 में इस डिजीज का जो है इस सिंड्रोम का खोज हुआ था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेच्योर्ड विद ए स्मॉल राउंड हेड। जो भी इंडिविजुअल इससे इफेक्ट होता है उसका जो हेड होता है स्मॉल राउंड होता है, फॉरवर्ड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, हल्का सा जो है खुला हुआ माउथ होता है। पाम इज ब्रॉड, पाम जो है ब्रॉड हो जाता है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज। उसके वजह से क्या होता है फिजिकल साइकोमोटर एंड जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है रिटार्डेड हो जाता है, धीरे धीरे
मेंटल डेवलपमेंट का भी जो है ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होने लगता है इस डिजीज की वजह से। गाइस दूसरा डिजीज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। किसके वजह से होता है? कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे 21st क्रोमोसोम का एडिशनल कॉपी होता था, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मतलब जो 23वां पेयर है उसमें जो है एडिशनल कॉपी एक आ जाता है, रिजल्टिंग इनटू द कैरियोटाइप ऑफ 47XXY कंडीशन। गाइस इसका मतलब यही है कि ये पहला नंबर बता दें कि जो डिजीज है मेल्स में होता है, तो मेल्स का जो 23rd जो पेयर है वो इस तरह से होता है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में एक्स और जुड़ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स एस वाई। तो पहले था 46 क्रोमोसोम, अब एक और जुड़ गया तो 47 क्रोम हो गया। सच एन इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज द गायनोकोमेसिया मेस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल्स आर एक्स्ट्राइल, मतलब मेल्स में जो है फेमिनिन की तरह मतलब जो फीमेल की तरह जो है बिहेवियर आने लगता है, और फीमेल की तरह जो है ब्रेस्ट का जो है डेवलपमेंट होने लगता है। गाइस उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम, जो कि क्लाइनफेल्टर्स का लगभग जस्ट उल्टा है। सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है अब्सेंट हो जाए, यानी कि 46 की जगह 45 हो जाए और उसका कंडीशन X0 हो जाए, तो सच फीमेल्स, ये जनरली फीमेल्स होता है, सच फीमेल्स स्ट्राइल होते हैं, क्योंकि उनका जो ओवरीज होता है, ओवरीज आर रूडिमेंटली बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो गाइज इस तरह से हमने क्लास 11th के ह्यूमन एनेटमी के सारे डिजीज को डिस्कस किया, और साथ ही साथ क्लास 12th के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो जरूर अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।